वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त कमाल पैनल मौजूद है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब आपके बेहद मशकूर शुक्रगुजार, महमूद मौलवी साहब थैंक यू सो वेरी मच, रफ़ी रजवाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सना मिर्जा साहिबा जज़ाकल्लाह खैर, खुरम हुसैन साहब सो काइंड ऑफ यू टू कम ऑन आवर शो, गिव अस योर प्रेशियस टाइम। पहला सवाल मैं महमूद मौलवी साहब से करना चाहूँगा। महमूद मौलवी साहब, आप काफ़ी वक्त से, जब से इंतखाबी मुहिम शुरू हुई थी उस वक्त से ये बात कर रहे हैं कि इंतखाबात के रिजल्ट अगर सियासी जमातों ने कबूल नहीं किए और एहतजाज और धरने की सियासत की तो तीसरी कुव्वत इस्टेब्लिशमेंट यानी पाक फौज के पास कोई और रास्ता मौजूद ना होगा, बल्कि ये कि वो टेक ओवर करे और फिर मार्शल लॉ मिलिट्री कू आएगा। आज हम देख रहे हैं आपका नैरेटिव हमने एमक्यूएम की जुबान से भी सुन लिया। एमक्यूएम ने भी आज वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं अगर वो जवाब देने आ गए तो फिर सारे सियासतदानों की छुट्टी हो जाएगी। ये भी कह दिया कि अगर इसी तरह की रविश बरकरार रखी गई तो जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। क्या आप भी सर समझते हैं कि वही बात जो आप करते आ रहे थे एमक्यूएम ने आज आपका ही नैरेटिव रिपीट किया है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं शुरू से कह रहा था, इलेक्शन से पहले भी अगर आपको याद हो, मैं ये बड़ा क्लियर था इसके ऊपर कि बदकिस्मती ये 1% या 8% या 10%, देखिए इतने ज्यादा तो नहीं है, कोई 100% तो कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है ना। 5-10% अगर जो इशू है उसको बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सकता है, मगर रोडों पे आके धरना दे के मुल्क की इकनॉमी को कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज तबाह करने की कोशिश करेगी तो मैं आपको कहूंगा द आर्म फोर्सेस विल बी बाउंड टू कम इन। राइट। रऊफ सिद्दीकी साहब, जो आज नैरेटिव हमने सुना एमक्यूएम की जानिब से, कहा जाता है कि जो कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया, और बड़ी तनकीद की हो रही है इस्टेब्लिशमेंट पर उस वक्त के बाद से। क्या, और ये वजाहत भी की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमक्यूएम की लीडरशिप की जानिब से कि हम तर्जुमानी नहीं करने आए इस्टेब्लिशमेंट या पाक फौज की, हम अपने तासुरात का ख्याल करने आए हैं। तो क्या वाकई तर्जुमानी नहीं की गई और ये अपने तासुरात ही थे रऊफ साहब, और क्यों हालात इस कदर खतरनाक हो गए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एमक्यूएम को करनी पड़ गई? ये इलेक्शन खराब हुए, ये इलेक्शन फेयर नहीं थे। अगर फेयर नहीं थे इलेक्शन तो ये 100 सीटों का दावा किस बुनियाद के ऊपर हो रहा है? यानी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ही खिलाफ वोट का कास्ट करवा दिया। अजीब बेवकूफ़ी की बात है ये, कि मतलब है आप जीत भी गए और आप कह रहे हैं कि आपके साथ रिग हुआ। यानी आपका मतलब है कि आपको 101% वोट दिलवाना चाहिए था, जैसे क्योंकि 2018 में ऐसे ही कुछ हुआ था। नंबर 1। नंबर 2, बात यह है कि ये कोई, इसमें रॉकेट साइंस की क्या बात है? इसमें एक आम जहन रखने वाला भी ये समझ रहा है कि अगर आप इस तरह इंतशार की कैफियत को बढ़ाते हैं और जानते बूझते आप एक मुश्किल हालात में पाकिस्तान को, मुल्क को डालेंगे। खुरम साहब, ये जो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद और दिफा का सिलसिला शुरू हो गया, मुझे आपसे आपके आज के आर्टिकल के ऊपर सवाल करना था, मैं आगे चले करूंगा, लेकिन पहले जो इस वक्त सिचुएशन करंट हॉट चल रही है उसके ऊपर आपका ओपिनियन चाहूंगा। खुरम साहब, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भी हो रही है और उसके दिफा में भी सियासी जमातें आ रही हैं। महमूद मौलवी साहब काफी वक्त से कह रहे थे कि अगर इलेक्शंस के बाद रिजल्ट्स एक्सेप्ट नहीं किए पॉलिटिकल पार्टीज ने तो फिर मिलिट्री कू आएगा। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट सर? I think it would be very bad. It will be a disaster. पाकिस्तान को अभी शदीद ज़रूरत है एक legitimate government की, जिसके पास mandate भी हो, और ये I think इसको अगर हम माशी नज़र से भी देखें, किसी भी नज़र से अगर देखें तो ये need of the hour है पाकिस्तान के लिए। एंड आई थिंक अभी इस मौके पे अगर किसी तरह से अगर पाकिस्तान की जमहूरियत इस तरह मुतासर हो ओवरऑल तो इसमें पूरे मुल्क का ही नुकसान है। एंड आई डोंट थिंक कि कोई इलिजिटिमेट गवर्नमेंट आके ना माशी ना सियासी ना किसी और पाकिस्तान के जो मसले हैं आजकल उनको हल कर सकेगी। और खुरम साहब, जो आजकल जो जुमले हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते आए थे पीडीएम की गवर्नमेंट से, रियासत की खातिर सियासत कुर्बान कर दी, मुल्क के वसी तर मफाद में मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, डू यू थिंक सर ये हमें जुमले बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे? आई थिंक यस, ये जुमले तो अभी चलेंगे काफी अरसे के लिए, क्योंकि जैसे ही मौजूदा IMF का प्रोग्राम खत्म होगा तो अगला उसके बाद शुरू होना है, और उसकी शक्ल क्या होएगी वो हमें तो आई थिंक आगे जाके ही पता चलेगा। लेकिन काफी हद तक जो मुश्किल फैसले करने थे वो तो हो चुके हैं।
बिजली और गैस की मिसाल के तौर जो प्राइस हाइक्स आ गई हैं, जिस तरह से एक्सचेंज रेट को एडजस्ट कर लिया है, तो आई थिंक कि काफ़ी हद तक काम तो हो चुका है जो होना था. एंड आई एम बट नेवरदलेस अभी काफ़ी और मजबूरी बाकी हुई. राइट खुरम साहब, चना अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान ने कल फौज पर तनकीद की और फिर आज MQM ने फौज का दिफा किया. ये भी कहा कि नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा सियासतदानों को, जमहूरियत को, और यकीनन इशारा महमूद मौलवी साहब बहुत पहले हमें दे चुके थे कि अगर रिजल्ट्स के ऊपर सियासी जमातों ने, सियासतदानों ने झगड़ा किया, एहतजाज किया, धरना दिया, तो फिर मार्शल लॉ आएगा, मिलिट्री कू आएगा. आप कैसे देखती हैं सिचुएशन को सना? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि आज मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ और हैरत भी हुई कि ये कौन सी JUIC है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जूते की नोक पे रखती थी और ये कहती थी कि ये तो कोई जमात ही नहीं है, ये तो हाईजैक की हुई है, ये तो बाहर से लाए हुए प्रोपेगेंडिस्ट हैं. तो ये तमाम बातें JUIC कहाँ साबित हुई. और दूसरी तरफ इससे भी ज्यादा हैरत मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होती है कि वो JUIC के बारे में न सिर्फ उनकी लीडरशिप, उनके सियासी कायदीन क्या लैंग्वेज यूज करते थे, लेकिन आज मैंने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान की सियासत में कोई दूध का धुला नहीं है, सब बहती गंगा में हाथ धोते हैं. और सबसे बढ़कर ये कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो नजरियाती सियासत करती हो. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हम PP के साथ बात नहीं करेंगे, हम नून लीग के साथ बात नहीं करेंगे, बाकी तमाम पार्टीज के साथ हम बात करेंगे. लेकिन PP के वक्त से उनकी मुलाकात हुई, उनकी जो पार्लिमानी कमेटियां, उनके इजलास हुए, उसके अलावा जो उनकी कमेटियां बनी हैं उनसे उनकी मुलाकातें हुई. इसका मतलब क्या है कि आप गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं. अगर आपने यही पॉलिटिक्स करनी थी तो 2 मरतबा पार्लियामेंट से क्यों गए? अगर आपने यही पॉलिटिक्स करनी थी तो आपने पंजाब और KP की असेंबलियों को डिसॉल्व क्यों किया? अगर आपने डोंट यू थिंक सना, डोंट यू करने थिंक कि ये स्टांस जो चेंज हुआ मौलाना फजलुर रहमान साहब का, पहले वो एस्टेब्लिशमेंट की तारीफें कर रहे थे, अब वो एस्टेब्लिशमेंट की बुराइयां कर रहे हैं, इसीलिए स्टांस चेंज हुआ? नहीं, मैं सिर्फ JUIC की बात नहीं करूंगी. स्टांस देखिए, मुझे लगता है कि जाती तौर पर वो KPK के हवाले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको बेहतर नताइज मिलेंगे. इस एंगल के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि नून लीग को भी नताइज के ऊपर तहफुजात हैं. उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नताइज नहीं आए. जो हंग पार्लियामेंट की बात आज से 6 महीने पहले से की जा रही थी, वही सिचुएशन, वही मखलूत हुकूमत की बात आज भी हो रही है. पहले से कैसे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते थे कि नताइज ऐसे आएंगे, लेकिन जो नताइज के ऊपर जिन तज्जियाकारों ने, जिन एनालिस्टों ने इसके ऊपर बात की थी, वो आज भी इस पर कायम है कि एक ऐसी सिचुएशन थी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को 2/3 अक्सरियत या सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिलनी थी, और वो चीज 100% दुरुस्त साबित हुई. नून लीग को मुख्तलिफ हलकों में जिस तरीके से हरवा के या कुछ नशिस्तों के ऊपर चंद 100 वोटों से जितवाया गया है, उससे मतलब यही है कि नून लीग को भी वो स्पेस नहीं दिया जाएगा जिसकी वो तवक्को कर रहे थे. हमें 8 फरवरी को नवाज शरीफ साहब की मीडिया से वो गुफ्तगू जरूर याद रखनी चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि खुदारा कौम को 2/3 अक्सरियत देने दें या सिंपल मेजॉरिटी एटलीस्ट देने दें, मखलूत हुकूमत की तरफ ना जाएं. ये मैसेज वो आवाम को नहीं दे रहे थे, ये मैसेज वो दे रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन हुआ वही जो कि तयशुदा था. मेरा ख्याल यह है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हम एक PDM पार्ट 2 बनते हुए देख रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट की निश्चित भी चाहती है, स्पीकर कौमी असम्बली की निश्चित भी चाहती है, सदारती कुर्सी भी चाहती है, लेकिन वो लोगों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए ये बताना चाहते हैं कि हम अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहते. उनकी नजर अब अगले इलेक्शन पर है. जितने मुश्किल फैसले होंगे वो नून लीग के खाते में जाएंगे, भले इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका साथ जरूर देगी. सबको पता है कि मार्च में IMF से एग्रीमेंट आपने दोबारा करना है, उसके लिए एक नई शराइत की लिस्ट आपके पास आ जाएगी, तो वो जो उन चीजों का मलबा है वो नून लीग की लीडरशिप पे जाएगा. और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने इस चीज से बैकआउट करके शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया. मैं उन चंद अदना लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने फ्रॉम डे 1 कहा था कि नवाज शरीफ साहब विल नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट. उसकी रीजन ये है कि इस पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत किसी को नहीं मिलनी थी, और वो चीज दुरुस्त साबित हुई. ये मेरे अलावा बहुत से लोग जो कि इस्लामाबाद में मौजूद हैं जो कि इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे थे, वो उनकी यही राय थी. तो आई थिंक नवाज शरीफ साहब इस पूरे सीन में इस्तेमाल हो गए. लेकिन अगर ये कहा जाए कि पूरी नून लीग इस पूरे इलेक्शन में इस्तेमाल हो गई तो ये गलत नहीं होगा. और ये कहा जाए कि इस पूरे सीन के बाद एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान हो गई तो ये गलत होगा? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को पता है क्या हुआ है. ये जो हम बात कर रहे हैं कि साइलेंट वोटर था, या ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी वोटर बहुत निकला, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ. अगर ऐसा होता तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते. वो जिन हलकों के ऊपर PTI तनकीद कर रही है, सलमान अकरम राजा साहब और ओन चौधरी साहब का जो हल्का है, जिसमें आज ओन चौधरी साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला वापस ले लिया है. इस्लामाबाद के तीनों हलकों में इस्लामाबाद को अक्सरियत मिल रही थी, PTI को अक्सरियत मिल रही थी, जिसमें शुएब शाहीन साहब PTI के कैंडिडेट आगे थे, जिसमें अली बुखारी साहब कैंडिडेट आगे थे, जहां पर तारिक फजल चौधरी साहब जीते हैं.
उन तमाम हलकों के हवाले से भी रिजर्वेशन थी। पूरे पाकिस्तान में कई ऐसे हलके हैं जहाँ पर पीटीआई को अक्सरियत मिल रही थी, लेकिन आई थिंक जब जो मल्टीपल घंटे जो बीच में खामोशी रही, इंटरनेट बंद रहा, सोशल मीडिया बंद रहा और फिर टेलीफोन मोबाइल बंद रहे, तो आपने सिलेक्शन को खुद कंट्रोवर्शियल बना दिया। अग्रीड। रऊफ सिद्दीकी साहब, आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बड़ी कमाल बात कही है। वो फरमाते हैं कि पीटीआई को वोट इसलिए नहीं मिल रहा कि लोगों को पीटीआई पसंद है, पीटीआई को वोट इसलिए मिल रहा है कि लोगों को बाकी सियासी जमातें इतनी नापसंद हैं, इतनी नफरत है बाकी जमातों से कि वो पीटीआई को वोट दे रहे हैं। क्या आप सर सही समझते हैं इस नैरेटिव को, पीटीआई दूसरों की नफरत की वजह से कामयाब हो रही है? हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वरना आप ये देखेंगे जो 4.5 साल की या 4 साल की इनकी गवर्नेंस थी, आप अंदाजा तो लगाइए कि बादशाह भी इस तरीके से मुल्क नहीं चलाते जिस तरीके से चलाए गए 4 बरस में। एक काम नहीं, एक तबाही, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से तो नीचे कोई नहीं उतर रहा था। हर चीज़, ये सारा गार्बेज जो आज आके पूरे पाकिस्तान के अवाम पे पड़ा है, ये 4.5 साल की बड़ी मेहनत के साथ तबाही की गई, वो तो है ना। और दूसरी बात ये है कि और अवाम को भी पता है, लोगों को भी पता है, हर जहत में नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान बैंक करप्टी होने चला जा रहा था। इसमें लाने वाले भी जिम्मेदार और ये करने वाले तो नायल थे ही थे। अब जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि आप ये देखें कि कोई 100% आवाम ने निकल के तो वोट डाला नहीं है, 100% तो टर्न आउट नहीं है ना। अब जितना टर्न आउट आया है उसी में ये हिस्से बखरे हुए सारे के सारे। लेकिन एमकेएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी वाज़ेह है, और ये हर जी शऊर जिसके पास ज़रा सा भी सोचने के लिए जहन है और मुल्क की मोहब्बत है, तो ये समझ रहा है कि ये सारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो ख़राब होता चला जा रहा है, ये जाएगा कहाँ। जब जाएगा एक किसी भी जगह पर, तो फिर ये तमाम पार्टी जो जमहूरियत की इस वक्त गो के अपने दरमियान में जमहूरियत नहीं रखते, ये दूसरों से चाहते हैं कि वो जमहूरियत रखें, हम अपनी डिक्टेटरशिप ही रखें। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये किसी और तरफ चला गया जिसकी निशानदेही एमकेएम ने की है, और एमकेएम पर इल्ज़ाम कि एमकेएम इनको सपोर्ट करिए, उनको सपोर्ट नहीं करिए, एमकेएम जमहूरियत को बचाने के लिए एक मशवरा था, एक अलार्मिंग थी, और ये इसको बात को समझना चाहिए। ये ना देखें कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। क्या ये पूरा इन्वायरमेंट जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सामने आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या ये पाकिस्तान को सियासी तौर पे इस्तेकाम बख्शेगा? बिल्कुल नहीं बख्शेगा। क्या पाकिस्तान को नेशनल और इंटरनेशनली फॉरेन पॉलिसी में कोई तक़वियत मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप तो मीडिया पे बैठकर वो भत उड़ा रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान तमाम एलिमेंट जो हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा है और तबाह करता रहा है, उसके पास तो आपने वो तमाम वेपन दे दिए हैं, वो मटेरियल दे दिया है जिसके ऊपर पाकिस्तान को अगले 4 साल तक ये प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। और प्रोपेगेंडा नहीं होगा, हकीकत होगी। जिस मुल्क की सियासी लीडरशिप में यानी वो चाहते हैं कि इनको 230-100% मेजॉरिटी दी जाए, फिर ये हुकूमत में आए और फिर ये आवाम के और मुल्क के मसाइल हल करेंगे, तो फिर लीडरशिप काहे की है भाई? इतना विजनरी लीडर तो होना चाहिए ना कि इन नामसाइद हालात में, इन परेशानियों में ही तो कौम को और मुल्क को निकाला जाता है। तो ये इसका मतलब ये मैन मेड लीडरशिप है। ये मैन मेड लीडरशिप जिस से भी बनाई वो इन सारे गुनाहों का शरीक है। हमने तो अलार्म किया है, हमने तो बताया है कि बाबा खुदा के वास्ते अकल के नाखून लो, सब मिल मिला के ये 2-4 साल में पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाले। आवाम का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बड़ा भी इसीलिए है कि आप देखें ना 2018 के नतायज आज तक पीछा कर रहे हैं। अवाम को लाताल्लुक किया जमहूरियत से 2018 के इलेक्शन में। 2018 के बाद जो हुकूमत बनी उसने तो और तबाही कर दी। उसने तो वो तबाही की है कि पाकिस्तान की 70 साल में कहीं पे नहीं आई। अब ऐसे बौने किस्म के लोगों को लीडरशिप देकर आप तजुर्बात करेंगे तो नताइज तो यही आएंगे और क्या आएंगे। ठीक रऊफ साहब। महमूद साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। सवाल ये है कि आप भी समझते हैं कि लोग पीटीआई से मोहब्बत में नहीं, दूसरी जमातों से नफरत में वोट देते हैं? और दूसरी चीज़, क्या आप ये भी समझते हैं कि आज मौलाना फजल रहमान का पहले फ़ौज मुखालिफ बयान देकर फिर पीटीआई से मिलने की जो सिचुएशन चल रही है, नेगोशिएशन मुज़ाकरात की बात हो रही है, क्या इसको आप कैसे देखते हैं मौलवी साहब? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो लोग फ़ौज के मुखालिफ बयान दे रहे हैं ना, ये मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो है इस हमारे मुल्क के इकनॉमी को डैमेज करना चाह रहे हैं।
اور فوج کسی بھی کاسٹ پہ اس ملک کے اکنامی کو ڈیریل ہونے نہیں دے گی. یہ میں پھر ریپیٹ کر دوں کیونکہ فوج بنی اسی لیے ہے، یہ ملک کو جو ہے بچانے کے لیے اور ملک کو سنبھالنے کے لیے بنی ہے. اگر کچھ لوگ یا کچھ سیاستدان سوچتے ہیں کہ وہ ملک کو جو ہے اکنامی کو تباہ کر کے اور وہ پھر سیٹوں پہ بیٹھیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. فوج جو ہے ہیز ٹو کم ان اینڈ پھر جو ہے یہ جو ہے ان کو خیر بات کہنا پڑے گا سیاست سے. اور سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے پیار نہیں ہے، دوسری جماعتوں سے نفرت ہے جو ووٹ پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کو؟ اس میں یہ کہوں گا کہ بالکل یہ میں اگری کروں گا کہ کچھ لوگوں کو یہ جو ہے بیسکلی موسٹلی پیپل لوگوں کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ دو سینئر پارٹیز ہیں ان کے اوپر اعتراضات تو جو ہے میرے خیال سے کافی عوام کو ہے اس کی ان کی پاسٹ کارکردگی کے اوپر. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں اگری کروں گا کہ بہت سے لوگوں جو ہے جو پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں تو وہ دوسری پارٹیز کی نفرت میں بھی دے سکتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر احتجاج کرتے ہیں تو آپ مولانا فضل الرحمان کو کس نظر سے دیکھیں گے سر؟ دیکھیں میرے خیال سے مولانا صاحب بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، مگر وہ اس لیے اس وقت کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنے آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان دیکھ رہے تھے، جو کہ اگر آپ میرے پرانے جو کلپس نکال لیں میں اس وقت بھی بڑا کلیئر تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آنے والی نئی حکومت میں زرداری صاحب بنیں گے. یہ میں پچھلے 2 ماہ سے کہہ رہا ہوں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو میں پرائم منسٹر نہیں دیکھ رہا ہوں. کلپس آپ کے پاس 2 ماہ پرانے بھی سب کے پاس موجود ہے. میں اپنے پوائنٹس پہ بڑا کلیئر تھا کہ دیکھیں، اور یہ بھی مجھے اندازہ تھا کہ یہ دھرنے وغیرہ ہوئیں گے کیونکہ دیکھیں اکنامک جو ہے بیک بون اس وقت ہمارے لیے آ گئی ہے. اگر آج اکنامک کولیپس ہوتے ہیں تو یہ ملک کولیپس ہونے کو ہو جائے گا. اس کے لیے فوج کو انٹروین کرنا ضروری ہو جائے گا. سر آپ کی پارٹی کو 2 ہی سیٹیں ملی تھیں، ایک ہاتھ سے نکل رہی ہے اون چودھری کی آج. سر دیکھیں سیٹ ملے یا نہ ملے اس سے کوئی وہ ارریلیونٹ ہے. دیکھیں بھلے اون چودھری کی سیٹ نکل جائے یا کسی کی بھی، یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. یہ ملک ہے تو پالیٹکس بھی رہا ہے ہمارا. یہ ملک ہے تو پارٹیز بنتی رہیں گی، چلتی رہیں گی. ملک اگر ڈیمیج ہوگا تو باقی یہ سب چیزیں بیکار ہیں. رائٹ سر، ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کر آج ڈان اخبار میں بڑا کمال ایک آرٹیکل ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر وزیر اعظم نئے شہباز شریف بنتے ہیں تو جو سب سے بڑی غلطی وہ کریں گے وہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنا کر. کیوں؟ بریک کے بعد.